अभी तक हमने आपको कल ब्रह्म समाज बताया, जिसमें हमने बताया कि राजा राम मोहन राय किन किन सेक्टर में काम करते हैं, क्या था मुद्दा था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों कहा जाता है, क्लियर। और केशव चंद्र सेन का क्या रोल रहा, इस मतलब ब्रह्म समाज हमने पूरा आपको बताया, जिसमें मैंने आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बताया, जिससे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बना, संघर्ष सभा बना, तत्वरंजनी सभा किसका है, देवेंद्रनाथ टैगोर का। तत्वरंजनी सभा या तत्वबोधनी सभा बना, ये चीजें हमने आपको बताई। इनमें कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। कहाँ है पेन, कहाँ है? नहीं नहीं। नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर पहले बनाए थे। बाद में जब देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल हो गए, उसके पहले उन्होंने, उनका ऑर्गेनाइजेशन है देवेंद्रनाथ टैगोर का तत्वरंजनी सभा या तत्वबोधनी सभा। उसके बाद वो शामिल किसमें हो गए, ब्रह्म समाज में। अब ब्रह्म समाज को फिर आगे बढ़ाते हैं। हाँ, बाद में आगे चल के स्पीड में भी तो केशव चंद्र सेन को भी निकाला गया, लगातार चलता रहा। ये मेन जो था यही था फोकस, तो मेन फोकस एरिया था यही था, क्लियर। कोई कंफ्यूजन? तो देखिए, हमने बताया, फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं। मैंने दो तीन, इसको समझिए, क्योंकि मेंस और प्री दोनों का टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके आगे भी काम आएगा ये। जब फोर्थ पेपर पढ़िएगा वहां भी काम आता है कि सामाजिक धार्मिक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म क्यों कहते हैं। तो हमने कहा कि समाज और धर्म दोनों कनेक्टेड थे एक दूसरे से, तो बिना रिलीजन में चेंज किए सोसाइटी में चेंज किया जा नहीं सकता, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। फिर हमने बोला कि शुरुआत किया राजा राम मोहन राय ने, और राजा राम मोहन राय ने कई सेक्टर में कई तरीके से काम किया। पहला, एजुकेशन के सेक्टर में काम करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन के बारे में काम करते हैं, वेदांत कॉलेज बनवाते हैं, हिंदू कॉलेज के फाउंडर मेंबरों में रहे। इसके बाद हमने आपको बताया कि प्रेस के लिए काम, प्रेस के विकास में भी काम करते हैं, और प्रेस के द्वारा भी क्या करते हैं, लोग को अवेयर करते हैं। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, प्रज्ञाचंद, ये इनकी वो थी। कुछ किताबें भी इन्होंने लिखा है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार, और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस, ये इनकी ईसा के नीति वचन, ये सब किताबें रही इनकी। इसके बाद इन्होंने सरकार का भी सहारा लिया सती प्रथा को समाप्त कराने में। सती प्रथा को 1829 के नियम 17 के द्वारा समाप्त कराया। राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था, युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने। और राजा की उपाधि किसने दिया था, ठीक है। ये इनका पूरा मुद्दा रहा। इसके बाद ब्रिस्टल में जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है वहां पे। राजा अकबर द्वितीय भेजता है इनको विलियम चतुर्थ के दरबार में, विलियम फोर्थ राजा रहता है। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर आते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वरंजनी या तत्वबोधनी सभा बनाई। बाद में केशव चंद्र सेन आते हैं। केशव चंद्र सेन सभी धर्मों के लिबरल प्रैक्टिस को चालू करते हैं, विरोध होता है, इनको निकाल दिया जाता है। केशव चंद्र सेन ने संघर्ष सभा बनाई, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया, इंडियन मिरर नामक मैगजीन निकाली। ये सब क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ये सब काम केशव चंद्र सेन ने किया। अब इसके बाद केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही ये पूरा भारत में स्प्रेड हुआ, और दक्षिण में वेद समाज कहा गया, जिसके फाउंडर थे के श्रीधर नायडू। और इन्हीं के यात्रा के बाद अब महाराष्ट्र में बना प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। इतनी चीजें हमने आपको बताई थी। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई इशू हो तो बताइए। क्लियर? अब लिखिएगा, आगे लिखिएगा, कुछ पॉइंट लिखिए प्रार्थना समाज में, लिखिएगा कुछ पॉइंट लिख लीजिए जो क्वेश्चन है जो पूछे। बेसिकली हमारा टारगेट है जो 22 को दे रहे हैं, तो उनको चीजें क्लियर हो जाए। कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। रानाडे ने बनाया था 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, महादेव गोविंद रानाडे ने बनाया था। अब प्रार्थना समाज तो था ही, यहाँ पे इन्होंने एक और संस्था बनाई थी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, 1884 में।
दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, महादेव गोविंद रानाडे ने, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इसी को बाद में कहा गया पूना फर्गुसन कॉलेज, जिससे तिलक और ये लोग निकले थे, इसी में से पढ़ के निकले थे। इसके सदस्य, सोसाइटी के सदस्य रहे थे, तिलक है, गोखले हैं, गोपाल के गोखले, तिलक, ये लोग इसी के रहे थे, पूना फर्गुसन। इसी का नाम दिया गया आगे चल के पूना फर्गुसन। मतलब इसको स्टेबल करने वाले थे महादेव गोविंद रानाडे, इसी को आगे कहा गया पूना फर्गुसन कॉलेज। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य रहे थे, तिलक रहे, गोखले रहे, ये लोग इसके सदस्य रहे। क्लियर? इस तरीके से प्रार्थना समाज ने भी वेलफेयर के लिए, समाज में विधवाओं की स्थिति को सुधारने, विधवा आश्रम बना, कई तरह की, एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक इनकी किताब रही। मतलब कई तरह से इन्होंने, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं। तो ये पूरा इन्होंने काम किया महाराष्ट्र में सुधार के लिए। फिर अब जो मेजर आता है, जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है, वो लिखेगा आर्य समाज। आर्य समाज जो मुझे पढ़ाना है आज, आर्य समाज। हम्म, हाँ, ये 1875 में बना है आर्य समाज। ये 1875 में बना है आर्य समाज। इसको बनाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बंबई में। 1875 में बंबई में 1875 में बंबई में दयानंद सरस्वती ने बनाया था। क्लियर? इसके फाउंडर हैं दयानंद सरस्वती। 1875 में बंबई में बना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, अगर बात करें, तो ये कहता है बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। इनका नारा है वेदों की ओर लौटो। मतलब ये सब कुछ वेद को मानते हैं, मानते हैं जो सही नॉलेज है वो वेद है। ये कहते हैं कि जो कुछ भी है वो क्या है, वेद है। वेद के आगे कुछ, मतलब वेद के आगे के विकास को, पुराण, इन चीजों को ये नहीं मानते। ये मानते हैं सब कुछ वेद है। मतलब आप चाहते हैं कि प्राचीन परंपरा में वेदों की ओर लौटो, वेदों के ज्ञान को मानो, मतलब वेद को ही ये सब कुछ मानते हैं। वेद की विशेषता बताइए कुछ, वेद क्या है? चार विशेषता बताइए वेद की। ठीक है, मतलब इसको कहते हैं श्रुति। याद रखिएगा, वर्ड है श्रुति। वेद की एक पहली विशेषता है श्रुति। इसको ट्रांसलेट मत करिएगा, श्रुति कहते हैं वेद को, जो सुन सुन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गया। वेद क्या है? श्रुति है। और दूसरा, वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। वेद है ज्ञान, वेद का मतलब नॉलेज। श्रुति है कंटिन्यूअस है, लगातार है, नित्य कहते हैं। ये नित्य है, हमेशा है, जब तक पृथ्वी ब्रह्मांड रहेगा वेद रहेगा। ये नित्य है, शाश्वत है। ये वेदों की विशेषता है। वेद क्या है? श्रुति है। इसको ट्रांसलेट मत करिएगा, श्रुति समझने के लिए मान लीजिए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुन सुन के जाए। वेद श्रुति है, वेद नित्य है, कंटिन्यूअस है, मतलब नित्य, हमेशा रहेगा, कंटिन्यूअस कर सकते हैं, नित्य है। तो कहते हैं वेद नित्य है। ये कहते हैं कि सब कुछ वेद है, मतलब इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो और सब कुछ वेद को मानो। क्लियर? अगर इनके बारे में थोड़ा सा जानना हो तो लिख सकते हैं कि इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। गुजरात के मौरवी में इनका जन्म हुआ। गुजरात में एक जगह है मौरवी, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, बर्थ प्लेस था इनका, गुजरात के मौरवी में बर्थ प्लेस है इनका, मौरवी। गुजरात में है एक जगह मौरवी, कभी दे दे तो याद रखिएगा इनका बर्थ प्लेस।
इनका जो सबसे बड़ा याद रखेगा, इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, अगर हम समाज सुधार के संदर्भ में इनको देखें, रिफार्मर, सोशल रिफार्मर के रूप में, जेंडर इक्वलिटी के पक्षधर थे, मतलब कह सकते हैं कि महिला समानता के पक्षधर थे, जेंडर इक्वलिटी के पक्षधर थे। मतलब कह सकते हैं कि स्त्री पुरुष समानता की बात करते थे, मतलब दोनों बराबर हैं, स्त्री पुरुष दोनों क्या है, समान है, कोई भेदभाव नहीं है। जेंडर इक्वलिटी के समर्थक थे, स्त्री पुरुष समानता के समर्थक थे। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, अगर दूसरी पॉइंट की बात करें तो ये किसी भी प्रकार के अनटचबिलिटी का विरोध करते हैं, टू अपोज द एनी टाइप ऑफ अनटचबिलिटी, छुआछूत का विरोध करते हैं। एनी टाइप ऑफ अनटचबिलिटी, किसी भी प्रकार के छुआछूत का विरोध करते हैं। बाल विवाह का विरोध करते हैं, टू अपोज द चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह का विरोध करते हैं। और ये वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर मानते हैं। वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण सिस्टम को, दे बिलीव्ड वर्ण सिस्टम बाय कर्मा, वर्ण व्यवस्था को ये कर्मा के द्वारा मानते हैं। जन्म के आधार पर नहीं मानते, कर्म के आधार पर मानते हैं। बाय बर्थ नहीं मानते, बाय कर्म मानते हैं। क्लियर? तो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, लेकिन जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। इस चीज को समझिएगा। और ये महिलाओं को भी वेद पढ़ने का, सबको, मतलब जो पुरुष महिला दोनों को हर प्रकार का अधिकार देते हैं, मतलब एक तरीके से कह सकते, इसलिए इनको मार्टिन लूथर भी कहा जाता है भारत। इनको लूथर, मार्टिन लूथर भी कहते हैं, दयानंद सरस्वती को। मतलब जाति समानता की एकदम पूर्णतः बात करते हैं, मानवीय समानता की, हर प्रकार के भेदभाव को, शूद्रों को भी अधिकार देते हैं, ठीक है, महिलाओं को भी पूरा अधिकार देते हैं। इस प्रकार से इनको कहते हैं, मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्रांतिकारी सुधार थे इनके उस समय के हिसाब से, मार्टिन लूथर कहा जाता है भारत का इनको। क्लियर? मतलब महिलाओं को भी वेद पढ़ने का अधिकार है, उपनयन का अधिकार है, शूद्र को भी अधिकार है, मतलब हर प्रकार की जाति समानता की बात करते हैं, किसी प्रकार के मानवीय समानता की बात करते हैं और ये कहते हैं। तो ये अपने आप में क्रांतिकारी बात थी उस समय के लिए, आसान बात नहीं था कहना। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव को कठोर लेवल पे विरोध करते हैं और जाति समानता की बात करते हैं, मानवीय समानता की बात करते हैं। ये विधवा विवाह का समर्थन करते हैं, लिखिएगा, टू सपोर्ट द विडो रीमैरिज, विधवा विवाह का सपोर्ट करते हैं। इंटरकास्ट मैरिज का भी समर्थन करते हैं, अंतरजातीय विवाह का भी समर्थन करते हैं। पॉइंट क्लियर? तो इस प्रकार से सुधार के क्षेत्र में ये एक तरीके से महिला पुरुष समानता की बात करते हैं, जाति समानता की बात करते हैं, किसी प्रकार के विरोध की बात करते हैं। और ये जितने भी आडंबर हैं, धार्मिक आडंबर, जैसे मूर्ति पूजा, जो भी रिचुअल्स हैं, उनका विरोध करते हैं कि इन लोगों ने ही भेदभाव पैदा किया, इस प्रकार की चीजों का विरोध करते हैं। तो समाज में कहा जाए तो सही मामले में रिफार्मर थे, इस मामले में कहा जाए तो रिफार्मर। कुछ इनके विवादित मुद्दे भी रहे, जैसे इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, जो अदर धर्म को चले गए हैं उनको हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन चलाया था इन्होंने, ये इसका विवाद, शुद्धि आंदोलन, शुद्धि मूवमेंट, मतलब जो अदर धर्म में चले गए उनको हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। दूसरा, इन्होंने गो रक्षा आंदोलन चलाया, इसको भी लिखेगा, ये भी इनका विवादित रहा, गो रक्षा आंदोलन चलाया, गायों की रक्षा के लिए। ऐसे ही लिखेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, गो रक्षा आंदोलन चलाया था, गो रक्षा मूवमेंट चलाया था इन्होंने। गो रक्षणी सभा भी बनाई थी इन्होंने, गो रक्षणी सभा।
गोरक्षणी सभा। क्लियर, मतलब गायों की रक्षा के लिए काम करते हैं, शुद्धि, ये विवादित कार्यक्रम शुद्धि आंदोलन चालू करते हैं। मतलब इनका ये मानना था, ये अब समझिएगा, ये चाहते थे कि हम जो इस्लाम में, ईसाई धर्म में उनकी कमियों पे प्रहार करने वाले व्यक्ति थे। जैसे जैसे वो हमारे पे करते थे तो हम उनकी पे करते थे। इस्लाम की कमियों को बताना, ईसाई धर्म की कमियों को बताना, उन पे अटैक करना। मतलब कह सकते हैं कि दे अटैक ऑन इविल्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, जो ईसाई धर्म था उस पे इन्होंने अटैक करना, उनकी कमियों पे इविल्स जो था, इसको एक तरीके से मतलब कह सकते हैं कि अपनी बात को मजबूती के साथ कहना। इसीलिए वेलेंटाइन चिरोल एक अंग्रेज है, इनको कहता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जनक कहता है। वेलेंटाइन चिरोल दो लोगों को कहा, तिलक को कहा और इनको भी कहता है कि दयानंद आर्य समाज भारतीय अशांति का जनक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये कहा जाता है वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा। भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय शांति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये तिलक को भी कहते हैं और इनको भी कहा जाता है। वेलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भी कहा है, बाल गंगाधर तिलक को भी कहा है। क्लियर, इनका जो सिद्धांत है वो लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश में। सत्यार्थ प्रकाश, आर्य समाज के जो सिद्धांत वाली बुक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने जो अपने सिद्धांत हैं वो लिखे हैं सत्यार्थ प्रकाश में। हाँ, बुक है आर्य समाज का, जो भी आर्य समाज में कोई पढ़ा हो तो देखिएगा इसको किया जाता सत्यार्थ प्रकाश। आगे चल के आर्य समाज में दो गुट बने, 1892-93 में दो गुट बनते हैं। इसमें दो ग्रुप में, विचारधारा के रूप में दो ग्रुप बनते हैं 1892-93 में। एक ग्रुप जो है वो भारत के प्राचीन शिक्षा का समर्थक है और एक जो है एंग्लो, अंग्रेजी और वैज्ञानिक शिक्षा का समर्थक है। दो ग्रुप में डिवाइड होता है, एक भारत की प्राचीन शिक्षा का, जो प्राचीन शिक्षा का समर्थक है वो है स्वामी श्रद्धानंद लेखराम, लिख लीजिएगा श्रद्धानंद। ये सब क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। श्रद्धानंद लेखराम, ये लोग इसके समर्थक हैं, प्राचीन शिक्षा के, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते हैं। इन्होंने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की थी। 1902 में इन्होंने बनाया गुरुकुल। इन लोगों ने, लेखराम है, मुंशी राम है, ये लोग मिलकर बनाया था गुरुकुल, जहां पे दी जाएगी प्राचीन शिक्षा। और जो कह सकते हैं जो अंग्रेजी शिक्षा, जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक है वो है लाला लाजपत राय, हंसराज, लाला लाजपत राय, हंसराज। ये लोग बनाते हैं डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक, जो अभी डीएवी स्कूल दिखाई देता है, ये लोग हैं डीएवी के, दयानंद एंग्लो वैदिक, ये लोग डीएवी बनाते हैं। क्लियर, ये इनका पूरा का पूरा काम रहा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये स्वतंत्रता के समर्थक थे। इनका एक स्टेटमेंट था कि बुरा से बुरा जो देसी राज है वो भी विदेशियों से क्या है, अच्छा है। तो इन लोग क्या करते थे, इनका देखिए दोनों में अंतर क्या है, राजा राम मोहन राय इनमें, ये प्राचीन परंपराओं को मजबूती के साथ रखते हैं। ये मानते हैं कि पूरा सुधार क्या है, वेद है। अगर हम वेदों को माने, वेद के आगे का जो विकास है उसी ने समाज में क्या किया, समस्या पैदा की। और आप देख लो, ऋग्वेद पढ़े होगे आप,
ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति दी गई है 10वें मंडल में, तो क्या कहा गया उसमें? बताइए, एग्जाम्पल दीजिए, क्या है ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वै, लेकिन यहीं पे एक और कहा गया, मैं कवि हूँ, मेरी माँ आटा पीसती है, मेरा भाई ये काम कर, मतलब एक ही घर में अलग अलग काम करने वाले लोग रह सकते हैं। मतलब ये क्या था, आपस में कोई भेदभाव नहीं था, काम आपके अलग अलग है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, लेकिन एक ही घर में ये लोग रह सकते हैं। ये ऋग्वेद में ये भी कहा जाता है। इसका मतलब कि लोगों में कोई भेदभाव नहीं था, सबके अपने अपने काम थे। ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था सही है, लेकिन कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पे मानते हो। सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन रहा, ये महिलाओं को भी वेद पढ़ने के अधिकार दिए, शूद्र को भी वेद पढ़ने का अधिकार दिया, तो उस समय ये अपने आप में बड़ी बात थी। ये दोनों राइट देते हैं, तो सामाजिक क्षेत्र में ये क्रांतिकारी बातें करते हैं, परिवर्तन की बातें करते हैं, समाज में सुधार के लिए बड़े लेवल पे काम करते हैं। क्लियर? दूसरा पहलू, लेकिन की कमियां देखा जाए तो ये भी वन वे हो गए, क्योंकि देखो पुराण के बाद के पूरे डेवलपमेंट को जीरो मानते हैं, मुस्लिम काल के पूरे जीरो मानते हैं, ये भी एक पक्षी हो गए। और एक तरीके से इनका भी चरित्र क्या माना जाएगा, भाई पूरे मुस्लिम विकास को आप कैसे इग्नोर करेंगे जो 1191 से लेकर 1857 तक रहा। ये भी एक पक्षी हो गए, एक वर्ग विशेषता के सीमित रह गए, पूरे भारत में फैल सबकी विचारधारा नहीं बन, क्योंकि आप सबको इग्नोर नहीं कर सकते। केवल वेद के आगे भी काफी विकास हुआ, एक केवल किसको मानते हैं, वेद को मानते हैं, तो पूरे मुस्लिम विकास को आप जीरो कर देते हो, आगे जितने विकास हुए सबको जीरो कर देते हो, ये भी सही नहीं है। तो ये भी एक वर्ग विशेषता की सीमित रह गए, पूरे एरिया में स्प्रेड नहीं कर। इनकी भी आइडियोलॉजी जो है सर्वमान्य मत यूनिवर्स जो है मत नहीं बन पाया, क्योंकि एक वर्ग विशेषता, क्योंकि वेद ही को आप मान रहे हो, तो वेद के आगे भी काफी चीजें हुई जिसको आप इग्नोर कर देते हो, तो सभी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, इनका रहा कि लोगों में कहते हैं ना कि इंटरनल मोटिवेशन लाने में इनका एक बड़ा योगदान रहा, आंतरिक प्रेरणा लाने में, कैसे देसी राज्य की खूबियों को बताया जाए, समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में इनका एक बड़ा योगदान। क्लियर? ये इनका एक बड़ा महत्व रहा। लेकिन अगर देखा जाए ये भी पूरे समाज को लीड नहीं कर पाते, क्योंकि एक वर्ग विशेष में, क्योंकि वेदों के बाद भाई आप 800-900 साल के इतिहास को कैसे इग्नोर कर देंगे, तो एक वर्ग विशेष, एक सीमित दायरा इनका भी हो गया, पूरे बड़े लेवल पे स्प्रिट। क्लियर? ये इनका मुद्दा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन और लिख लीजिएगा, जैसे यंग बंगाल, यंग बंगाल, इसके फाउंडर हैं हेनरी विवियन डेवेजियो। ये घड़ी विक्रेता थे, उस रूप में आए थे, वॉच सेलर थे, घड़ी बेचते थे, घड़ी विक्रेता के रूप में आए थे, और बाद में ये हिंदू कॉलेज में इतिहास विभाग के टीचर बने। यंग इटली का नाम सुने हैं, मेजनी, इटली के यूनिफिकेशन में यंग इटली, उसी के तर्ज पे इन्होंने बनाया था यंग बंगाल, जिसका मेन काम था लोगों में क्रांतिकारी भावना, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करना, नहीं कीजिएगा, टू वर्क फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करना, लोगों को रोजगार दिलाने के लिए काम करना, एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना, टू वर्क फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए काम करना, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करना, जमींदारों के जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ बोलना, जमींदारों के जो अत्याचार हो रहे हैं लोगों पे उसके खिलाफ बोलना। मतलब इस तरीके से एक क्रांतिकारी था, समाज को जोड़ने का इन्होंने किया, यंग बंगाल बनाया, जिससे लोगों में एक नई विचारधारा लाई जाए, नए रूप में काम किया जाए। तो ये मेजनी के यंग इटली से प्रभावित थे, इन्होंने लोगों में एक उत्साह भरने के लिए बनाया था यंग बंगाल। क्लियर? इसके बाद जो आता है मेन जो लिखेगा, स्वामी विवेकानंद के बारे में भी जान लीजिए, स्वामी विवेकानंद, राम के बारे में जान लीजिए, कुछ बताएंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में? हाँ, लिख लीजिए, रामकृष्ण मिशन, फाउंडर है रामकृष्ण मिशन के।
1897 के बाद बनाया था। 1909 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत इसको पंजीकृत कराया था। 1897 के बाद आने के बाद इन्होंने बनाया था। 1909 में इसको रजिस्टर्ड करवाए थे रामकृष्ण मिशन को। 1909 में रजिस्टर्ड इन 1909 एज ए सोसाइटी, सोसाइटी के रूप में इसको रजिस्टर्ड करा। इसके ऑफिस था वेल्लूर, कलकत्ता में है वेल्लूर। इसके जो हेड ऑफिस है कलकत्ता में वेल्लूर, और अल्मोड़ा के पास है मायावती। ये दो जगह इनका हेड ऑफिस है, वेल्लूर और मायावती। अल्मोड़ा के पास एक जगह है मायावती, हाँ, और कलकत्ता में है वेल्लूर। कलकत्ता में वेल्लूर है, दो जगह था इनका, वेल्लूर और मायावती। अल्मोड़ा के पास एक जगह। अगर इनका देखिएगा तो विवेकानंद का मत क्या है, थोड़ा बताएंगे? विवेकानंद की विचारधारा थोड़ी बताइए। कुछ नहीं यार, मानव सेवा। इनका ये कहते हैं कि अगर एक भी व्यक्ति गरीब है, भूखा है, तो आपको अमीर बनने का कोई फायदा नहीं है। ये इनका पूरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, मानव सेवा। बस एक ही ऑब्जेक्टिव है, मानव सेवा। ये कहते हैं कि मोक्ष या संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, मानव सेवा करिए वही मोक्ष है। मतलब पूरा इनका बल है मानव की सेवा पे। रोगियों के लिए काम करिए, चिकित्सा, मतलब जो भी आप मानव की सेवा कर पाते हैं। एक भी व्यक्ति भूखा है तो उसको खाना खिलाइए, पूरा इनका वेलफेयर मानव सेवा पे। इनकी एक किताब है मैं समाजवादी हूं, आई एम सोशलिस्ट। मैं समाजवादी हूं। आई एम सोशलिस्ट, मैं समाजवादी हूं, इनकी बुक है। मतलब कह सकते हैं कि भगवान गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा करिए। अगर ये अप्रोच आप अगर अपना लो एज ए ब्यूरोक्रेट, तो लोग का कल्याण नहीं हो जाएगा। अगर एज ए ब्यूरोक्रेट्स आप ये अप्रोच अपना लो, विवेकानंद को अपना लो, तो आपको कहीं मंदिर कहीं मस्जिद आने की जरूरत नहीं है। आप मानव सेवा करिए। सही बात है, इससे बड़ी सेवा कुछ होती भी आपको, चाहे गीता पढ़िए, हर जगह आपको ये मिलेगा कि मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं होती। व्यक्ति यही काम छोड़ के सब करता, यही मेन काम छोड़ के, यही कहते हैं कि अगर विवेकानंद के अप्रोच को अपना ले आप, तो ये पूरा इनका क्या है, मानव की सेवा पे। इसीलिए देखिएगा रामकृष्ण मिशन अलग अलग रूप में काम करते हैं, चिकित्सा, मेडिकल, मतलब आप मानव की सेवा करिए। मोक्ष वही है, मोक्ष और संन्यास का कोई मतलब नहीं है। जीवन मिला है, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे आपकी जानकारी में, हर व्यक्ति को वो मिले, यही इनका पूरा पूरा विकल्प है जो कहते हैं ये स्वामी विवेकानंद। तो एक लाइन में कहिए तो कहते दरिद्र नारायण, हर गरीब में भगवान दिखाई। कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट दरिद्र नारायण, कि हर व्यक्ति में आपको क्या दिखे, भगवान दिखे, और जैसे आप भगवान की सेवा करते हैं वैसे उस व्यक्ति की सेवा करें, मानव सेवा करें। ये पूरा बल इनका क्या है, मानवता के विकास के लिए। पूरा अगर बात करें तो पूरा का पूरा बल है क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता का विकास हो। ये वेद पुराण से ऊपर मानते हैं मानवता का विकास, और इनका कोई लक्ष्य नहीं, मानव सेवा करिए, मानवता का विकास। और ये मान ले अगर दुनिया, तो कोई युद्ध होगा, कोई समस्या ही खत्म हो जाएगा। अगर इस चीज को हम परिवार लेवल पे मान ले तो परिवार का विघटन करना, अगर इस चीज को मान ले, इसीलिए इन किताबों को पढ़ना चाहिए। कम से कम 10 साल तो दिमाग में रहेगा, धीरे धीरे भूलेगा ना, तो कुछ तो कर ही लेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि विवेकानंद और इनको पढ़िए, तो क्या होगा, आपके अंदर की जो है रियलिटी समझ में आएगी कि सच्चाई क्या है। अरे आप कुछ भी कर लो, आपको ये पता है, सत्य है कि 80-90 के बाद यहाँ रहना नहीं। चाहे आप कितना भी बड़ा घर बनवा लो, कुछ भी कर लो, तो आपको सच्चाई है। इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ समय के लिए यहाँ काम मिला है करने के लिए। आप चाहे लाख कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं, लेके आप जा नहीं सकते। वो फिर प्रॉपर्टी का क्या होगा आपको पता भी नहीं है। जिस प्रॉपर्टी के लिए 1000 लोग को आपने बर्बाद कर दिया, उस प्रॉपर्टी का अगला क्या स्टेप होगा आपको खुद भी नहीं पता है। तो फिर काहे लिए ऐसा काम, क्योंकि परमानेंट कुछ है नहीं।
शरीर तो आपका परमानेंट है नहीं, तो अब दूसरे की बात छोड़ दी। और अब देखिए, नेचर आपको इंडिकेशन देता रहता है, ये याद रखिएगा, नेचर आपको बताता रहता है कि अब आपका धीरे धीरे समय हो रहा है, बस आप समझ नहीं पाते। आप कुछ भी कर लीजिए, 80 साल के बाद पता चलेगा जिंदा भी है तो कौन किस काम लायक, ना ऊपर चढ़ सकते ना नीचे आ सकते, सब केवल ऐसे है, सब प्रॉपर्टी आपकी बेकार है। सच्चाई है कि नहीं? तो ये मतलब, इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ समय के लिए काम करने का मौका मिला तो मानव की सेवा करिए, वही भगवान है। बेस्ट दीजिए अपना। तो ये अप्रोच अगर एज ए ब्यूरोक्रेट्स मान ले, फोर्थ पेपर जब पढ़ते हैं एथिक्स, तो वो अधिकारी अच्छा होगा कि नहीं होगा? उसके अंदर इमोशन भी होगा, इम्पैथी भी होगी, होगी कि नहीं होगी? दोनों चीजें होगी। तो वो ब्यूरोक्रेट्स जब काम करेगा तो बेहतर काम करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि वो फीलिंग के साथ काम करेगा। तो ये अप्रोच आपको होना चाहिए, ये इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव। क्लियर? मानते हैं? स्वामी सुभाष चंद्र बोस इनको कहते हैं आध्यात्मिक पिता कहते हैं, फादर, स्पिरिचुअल फादर कहते हैं। कहते हैं कि नेशनल मूवमेंट के स्पिरिचुअल फादर हैं, स्पिरिचुअल फादर ऑफ नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कहे जाते हैं। क्लियर? ये है आपके विवेकानंद। विवेकानंद के बाद अब आ जाइए आप थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी बता तो होगा ही आप लोग को। थियोसोफिकल सोसाइटी, ब्लातबोस्की, ब्लातबोस्की और अल्काट ने करके बुलाया था। अल्काट, ब्लातबोस्की और अल्काट ने इसको मिलकर बनाया। कर्नल अल्काट और ब्लातबोस्की, मैडम ब्लातबोस्की एंड कर्नल अल्काट। हम न्यूयॉर्क में 1875 में किया था, अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1875, अमेरिका न्यूयॉर्क में किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी ब्लातबोस्की एंड अल्काट ने किया था, मैडम ब्लातबोस्की और कर्नल अल्काट ने, अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1875। इसका जो पर्पस था, विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, प्राचीन धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एंशिएंट रिलीजन, प्राचीन धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना। प्राचीन धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना, कंपैरेटिव स्टडी करना। हिंदू धर्म को इन्होंने आध्यात्मिक रूप से काफी महत्व दिया। हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म दर्शन का जैसे स्पिरिचुअलिटी को इन्होंने माना, कर्मा के सिद्धांत पे विश्वास किया। अगर देखा जाए, इन्होंने हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन को, स्पिरिचुअल फिलॉसफी को, इसको माना, कर्मा के सिद्धांत को माना, प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, इन पे बड़ा बिलीफ था इनका। जो आध्यात्मिक दर्शन है हिंदू धर्म का, रीबर्थ को इन्होंने सपोर्ट किया, आत्मा के पुनर्जन्म का, रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को माना, स्पिरिचुअलिटी को माना, कर्मा के सिद्धांत को। इन लोगों ने हिंदू धर्म के इन सिद्धांतों का काफी समर्थन किया। क्लियर? इन्होंने लिखेगा टू अपोज द अनटचबिलिटी, छुआछूत और जाति व्यवस्था के खिलाफ थे लोग, किसी प्रकार के छुआछूत, अनटचबिलिटी और जाति व्यवस्था के खिलाफ थे।
जेंडर इक्वलिटी के सपोर्टर थे, जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। हाँ? कास्ट इक्वलिटी की बात करते थे। कास्ट इक्वलिटी लिख सकते हैं, जाति समानता, या टू अपोज द एनी टाइप ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार के जाति भेदभाव का विरोध करते थे। या लिख सकते हैं टू सपोर्ट द कास्ट इक्वलिटी, जैसे लिखना हो लिखिए, ले भी लिख सकते हैं टू सपोर्ट द कास्ट इक्वलिटी, या टू अपोज द एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन कास्ट, जाति में किसी प्रकार के भेदभाव का विरोध करते थे। क्लियर। इनका बेसिक मतलब था दुनिया में भाईचारे की भावना का प्रसार, टू स्प्रिड ऑफ फ्रेटर्निटी, दुनिया में भाईचारे की भावना का प्रसार किया जाए, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी का प्रचार हो, मतलब सार्वभौमिक बंधुता की भावना को बढ़ावा दिया जाए, यूनिवर्सल सार्वभौमिक बंधुता का प्रचार हो, सार्वभौमिक बंधुता का दुनिया में विकास। इसका जो हेड ऑफिस था मद्रास में अडेयार में था, इंटरनेशनल हेड ऑफिस बना अडेयार, मद्रास में एक जगह है अडेयार। इतना बता देना कि आपको 100 शब्द लिखने में दिक्कत ना आए, चाहे आप मेंस दो चाहे प्री दो, यही उठा के लिख दीजिए। और उसके बाद आप कितना भी जानते हैं कोई फायदा नहीं, लिखने का मौका ही नहीं। तो किसी भी शब्द किसी भी टॉपिक पे 125 वर्ड से 200 के बीच में अगर लिखना आता है तो काम आपका हो, क्योंकि उसके बाद आप लाख पढ़ लो, मौका ही नहीं लिखने का। और जब भी लिखेंगे तो मेन चीज ही लिखेंगे, मेन चीज लिखने में आपका पूरा हो जाएगा, समझ जाएगा। बस इतना आपको पता हो तो कोई दिक्कत, लिखने में फिर दिक्कत। बस बताइएगा कि अमेरिका में बना, अल्काट और ब्लातवोस्की ने बनाया, जिसका बेसिक मतलब था धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना। हिंदू धर्म में ये कई चीजों को माना है, हिंदू धर्म को आध्यात्मिक रूप से काफी इन्होंने वो माना, और कर्मा का सिद्धांत हुआ, रीबर्थ का सिद्धांत हुआ, ये जाति समानता की बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, लिंग समानता की बात करते हैं, भाईचारे की भावना को फैलाया जाए, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी काफी सपोर्ट किया है। और इसी के थ्रू लिखेगा एनी बेसेंट इंडिया आई, एनी बेसेंट जो है इसी के थ्रू इंडिया आई। 1893 में एनी बेसेंट भारत इसी की सोसाइटी के साथ आई, 1893 में एनी बेसेंट। एटीन 1893 में इंडिया इसी सोसाइटी के थ्रू आई थी। आपको पता होगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं ये। बनारस में हिंदू सेंट्रल कॉलेज स्थापित करती हैं, लिख लीजिएगा बनारस में, वही आगे बीएचयू बना, बनारस में हिंदू सेंट्रल कॉलेज बनाती हैं, हिंदू सेंट्रल कॉलेज बनाती हैं बनारस में 1898 में। ये सब क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप बता रहा हूं कि जिनको भी 22 को देना होगा पॉइंट आपको मिल जाएगा, चाहे प्री यहाँ बैठने का फायदा मिल जाए। 1898 में आपको बनारस हिंदू सेंट्रल कॉलेज बनाती हैं, या सेंट्रल हिंदू चाहे हिंदू सेंट्रल जो भी लिखना हो, कॉलेज बनाती हैं, जो आगे चल के मदन मोहन मालवीय के प्रयास से क्या बनता है, बीएचयू बनता है 1916-17 के बाद। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही, आपको पता है। होम रूल लीग मूवमेंट चालू की थी इन्होंने, होम रूल लीग मूवमेंट चालू की थी इन्होंने ही। कांग्रेस की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट हैं ये। होम रूल लीग मूवमेंट चालू हुआ। इनकी दो मैगजीन है, यही जान लीजिए, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये इनकी दो मैगजीन है, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये इनकी दो मैगजीन निकाली थी होम रूल लीग के तहत। जब स्वतंत्रता संग्राम पढ़िएगा बस जान लीजिए, अगर क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। होम रूल लीग मूवमेंट के दौरान इन्होंने मैगजीन निकाली थी न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। बेसिकली ये 1916 में चालू हुआ था। आयरलैंड को होम रूल दिया गया, ब्रिटेन ने दिया। इनकी डिमांड थी कि जो तुमने आयरलैंड को दिया वैसे ही भारत को भी क्या करो, स्वशासन दो। उसी के लिए क्या आंदोलन चालू हुआ था। तिलक और इन दोनों लोगों ने अलग अलग चालू किया था 1916 में। ये इनका पीक था एनी बेसेंट का भारत में। उसी समय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी।
क्लियर। ये एनी बेसेंट के बारे में, तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के थ्रू ही इंडिया आई और इंडिया के ही होके। क्लियर। तो अगर आता है तो थियोसॉफिकल सोसाइटी पे काफी बता दिया, जो भी जितने भी फैक्ट है इनका हेड ऑफिस मद्रास के अडयार में है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। अडयार कहाँ है? मद्रास के पास है, इनका इंटरनेशनल कार्यालय है। क्लियर, ये पूरा इनका मामला रहा। अब आते हैं कुछ फैक्चुअल पॉइंट लिखे जो केवल ऐसे प्रीलिम्स के लिए पूछते हैं। कुछ संगठन बने, जैसे बना धर्म सभा, बस जान लीजिए प्रीलिम्स के लिए है धर्म सभा। धर्म सभा 1830 में बना था, राधाकांत देव ने बनाया था। राधाकांत देव 1830 में बना, राधाकांत देव ने बनाया। ये चाहते थे कि सामाजिक धार्मिक स्थिति यथावत बनी रहे, इसीलिए सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। याद रखिएगा, इन्होंने राजा राम मोहन राय का विरोध किया। ये चाहते थे जो चल रहा चलने दीजिए, चेंज नहीं चाहते थे। ये चाहते थे चीजें वैसे ही बनी रहे, कोई चेंज नहीं चाहते थे। इसलिए याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय का इन लोगों ने विरोध किया। सती प्रथा का जब हुआ तो उसका विरोध किया था एक संस्था ने। ये पूछा जाता है, राधाकांत देव धर्म सभा, इनकी संस्था का नाम था धर्म सभा। ये चाहते थे कि जो चीजें चल रही है जैसी हैं वैसे ही रहने दो, चेंज नहीं चाहते थे, कोई परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं करते। लोकहितवादी किसको कहते हैं? गोपाल है देशमुख, पता ही है। एक लिखा देव समाज, 1887 में बना था देव समाज। 1887 में बना देव समाज। इसके लिखिएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री थे फाउंडर, शिव नारायण अग्निहोत्री। लाहौर में बना था। इसकी बुक का नाम है देवशास्त्र, यह धार्मिक रूप से बनाया गया देवशास्त्र। आगरा में बना, आज भी जाइएगा, राधा स्वामी आंदोलन, राधा स्वामी संप्रदाय जो आगरा में। देवशास्त्र, इनकी बुक का नाम है देवशास्त्र। क्लियर। राधा स्वामी, आज भी विवाद हुआ था डीएम को लेकर, जमीन पे लेके, अभी कुछ दिन पहले याद होगा यूपी में काफी विवाद हुआ था। राधा स्वामी आंदोलन लिख लीजिएगा। शिवदयाल साहिब ने किया था इसकी, इस समय बड़े आगरा में फेमस है लोग। राधा स्वामी आंदोलन, शिवदयाल साहिब इसके फाउंडर हैं। शिवदयाल साहिब। भारत सेवक समाज लिख लीजिए, यूपी में बहुत पूछता था। इंडियन सर्वेंट सोसाइटी, भारत सेवक समाज, यूपी में कई बार पूछा गया है। भारत सेवक समाज, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी। यूपी में कई बार क्वेश्चन आता है। गोपाल कृष्ण गोखले, इसके फाउंडर हैं गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी, भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले। लिख लीजिए, 1905 में गोखले ने बनाया, 1905।
लिख लीजिएगा रहनुमाए मजद आसन सभा, ये पारसी धर्म में सुधार के लिए बनाया गया, रिफॉर्म इन पारसी रिलीजन, 1851 में। इसके फाउंडर मेंबर में है नौरोजी फरदून जी, देखिएगा नौरोजी फरदून जी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली, ये 3 लोग थे इसके फाउंडर मेंबर, नौरोजी फरदून जी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली। 1851 में। ये भी नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, धर्म में आई बुराइयों को दूर करना, इन्हीं चीजों के लिए बनाया गया था, पारसी धर्म के लिए। इनकी एक मैगजीन निकली थी, पूछा जाता है राप्त गोपतार, इसकी मैगजीन का नाम था राप्त गोपतार। राप्त गोपतार इनकी मैगजीन थी जो निकाली गई। हिंदी में इसको कहेंगे सत्यवादी। राप्त गोपतार का मतलब होता है सत्यवादी। क्लियर? ये थे सुधार जो चले। अब एक सुधार बचता है मुस्लिम धर्म, लिखिए रिफॉर्म इन मुस्लिम रिलीजन, मुस्लिम धर्म में सुधार जो हुआ। देखिए मुस्लिम धर्म में सुधार की अगर हम बात करें, थोड़ा सा समझिएगा, यहीं से आपको सांप्रदायिकता की भी शुरुआत होती है। थोड़ा सा जान लीजिए, आगे पढ़िएगा, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि वैसे टेक्स्ट बताने में आनंद नहीं आता। देखिए होता क्या है कि आपको पता है कि 1854 में फूड डिस्पैच एक्ट आया। यहीं से बैकग्राउंड दीजिएगा, बिपिन चंद्रा पढ़िएगा तो यहीं से बताते हैं, और यहीं से आधुनिक काल में सांप्रदायिकता की शुरुआत कैसे होती है, बस समझ लीजिएगा इसको। 1854 में फूड डिस्पैच एक्ट आता है। इसके बाद आपको पता है कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाते हैं। कलकत्ता, बंबई, मद्रास में यूनिवर्सिटी खोली जाती है, और यहीं से भारत में तेजी से हायर एजुकेशन का विकास होता है, उच्च शिक्षा का भारत में विकास होता है। जब उच्च शिक्षा का विकास होता था, हिंदू जो था वो पहले से भी क्या करते थे, नौकरी कर रहे थे लोग, तो नई शिक्षा को मुस्लिम की अपेक्षा तेजी से हिंदू अडॉप्ट करते हैं। हिंदू जो है नई एजुकेशन को मुस्लिम की अपेक्षा, क्योंकि मुस्लिम शासक वर्ग में थे, हिंदू शासक वर्ग रहा नहीं था, तो हिंदू ने तेजी से नई शिक्षा को अडॉप्ट करता। 1870-80 तक आते आते हिंदू और मुस्लिम के इकोनॉमिक कंडीशन में गैप दिखता है, अंतर दिखने लगता है। इकोनॉमिक कंडीशन में एक गैप दिखने लगता है, विजुअल होने लगता है। इस गैप को एक अंग्रेज है हंटर, उसने किताब लिखी इंडियन मुसलमान। देखिए अंग्रेज कितने चालू थे। हंटर ने किताब लिखी इंडियन मुसलमान। इंडियन मुसलमान एक किताब है हंटर की। कहा कि इस गैप का फायदा उठाओ और यहां से डिवाइड एंड रूल चालू करो, लंबे समय तक शासन करोगे। और इसका परिणाम देखिए, बंगाल का विभाजन, 1909 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, ये एक पॉलिसी के रूप में इन लोगों ने धीरे धीरे, और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस हिंदू की पार्टी, लगातार चलता है। और आप देखिए इसका परिणाम ये होता है कि 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज लागू कर दिया जाता है। तो ये एक विचारधारा के रूप में अंग्रेजों को ये पता चल गया था इस किताब के थ्रू कि रूल करना है तो इसका फायदा उठाइए, इस गैप का फायदा उठाइए, और ये ऐसे चालू कर दिए थे। क्लियर? और इसको अब देखिए, ये तो अंग्रेजों का भी हो गया, लेकिन सच्चाई में सर सैयद अहमद, उन्होंने भी इस चीज को देखा। सर सैयद अहमद शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। वो केवल मुस्लिम में इस आर्थिक कंडीशन को देखा, तो वो चाहते थे कि मुस्लिम में भी विकास हो और मुस्लिम की भी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो, अच्छी हो, उनको भी साइंटिफिक एजुकेशन दिया जाए, वैज्ञानिक शिक्षा दिया जाए। इसी संदर्भ में अलीगढ़ कॉलेज बनवाते हैं।
जो आज एएमयू कहलाता है, सर सैयद अहमद अलीगढ़ कॉलेज। लेकिन अंग्रेज बाद में इनका धीरे धीरे यूज करना चालू कर देते हैं और धीरे धीरे कांग्रेस विरोधी के रूप में इनको छवि बना देते हैं। जैसे होता है ना, जब आप एक वर्ग विशेष के लिए लगातार बात करते हो तो अगले वर्ग के लिए बाद में तो इनका एक अलग छवि बन जाती है, जो अलग हम उसमें पढ़ेंगे जब स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। यहां जानना है कि मुस्लिम धर्म में पहली बार आधुनिक शिक्षा के सुधार के लिए काम करने वाले हैं सर सैयद अहमद। अलीगढ़ आंदोलन से लिखिएगा, अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद अंग्रेज अपने समय से बहुत पढ़िएगा ना, बहुत चालू थे, बहुत लंबा सोचते थे। जितना हम लोग उस लेवल पे सोच लेंगे भी तो क्या करेंगे, लोग मानेंगे। दिक्कत है कि आप सोच के भी क्या कर रहे हैं। तो वो लेवल था। सोचिए उस समय हंटर किताब लिख के बोलता है कि देखो ये बड़ा अच्छा मौका है, इसके थ्रू आप लंबे समय तक रूल। इंडियन मुसलमान किताब लिखता है। इन्होंने लिखेगा सबसे पहला काम किया मुस्लिम धर्म में वैज्ञानिक शिक्षा का विकास, मतलब मुस्लिम में वैज्ञानिक शिक्षा के विकास के लिए काम करते हैं, टू डेवलप साइंटिफिक एजुकेशन इन मुस्लिम्स। अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना करवाते हैं, अलीगढ़ कॉलेज। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का चालू होता है, 1875 में। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो एएमयू कहलाता है, 1875 में। एक क्वेश्चन और लिखेगा जो पूछा गया, यूपीएससी ने पूछा है एक बार, 1864 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। साइंटिफिक सोसाइटी, वैज्ञानिक समाज, 1864 में स्टेब्लिश किया था साइंटिफिक सोसाइटी। 1875 में एएमयू बनाया, अलीगढ़ मुस्लिम जो कॉलेज बना ये बना। इसके बाद याद रखिएगा अंग्रेजों के प्रति लॉयल्टी दिखाने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों से सुविधा मिलता, इन्होंने एक मैगजीन निकाली, राजभक्त मुसलमान। इसको हिंदी में लिखेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, राजभक्त मुसलमान। राजभक्त मुसलमान ये मैगजीन निकाली थी इन्होंने, राजभक्त मुसलमान। क्लियर? मतलब होता क्या है कि एक वर्ग विशेष की बात करते करते आप कब झुक गए आपको पता ही नहीं चला। जिसके बाद एक बनारस के राजा थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, उनके साथ मिलकर इन्होंने देशभक्त एसोसिएशन बनाया था, देखिए पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया था। राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर देशभक्त एसोसिएशन। राजा थे शिव प्रसाद और ये लोग दोनों लोग मिलके, सर सैयद अहमद, दोनों लोगों ने मिलकर बनाया था। शिव प्रसाद और सैयद अहमद ने मिलकर बनाया था देशभक्त एसोसिएशन, पैट्रियोटिक एसोसिएशन। एसोसिएशन, देशभक्त एसोसिएशन। क्लियर? पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया। याद रखिएगा इन्होंने सबसे बड़ा जो मुद्दा था, इन्होंने कुरान की सही शिक्षा देने पे बल दिया। कुरान पे कमेंट किया इन्होंने, कमेंट ऑन कुरान लिखिएगा, कुरान पे इन्होंने कमेंट किए। इन्होंने एक मैगजीन निकाली, तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक इनकी मैगजीन, जिसका मतलब होता है सभ्यता और नैतिकता, मोरालिटी एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता और नैतिकता। हाँ, तहजीब उल अखलाक
ये किताब क्या कह सकते हैं, मंथली मैगजीन थी, मासिक पत्रिका थी, तहजीबुल अखलाक। और मिरातुल अखबार किसकी थी? राजा राम मोहन। तहजीबुल अखलाक इनकी। सभ्यता और नैतिकता, मोरालिटी एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता और नैतिकता। तहजीबुल अखलाक मासिक मैगजीन निकाले थे। देखिए अंग्रेज कितने चालू थे। एक वाइसराय था लॉर्ड नाथ ब्रुक, 10,000 रुपया दिया था अलीगढ़ कॉलेज के लिए। 10,000 रुपया पर्सनल दिया था, लिख दिया लॉर्ड नाथ ब्रुक ने पर्सनली 10,000 रुपया दिया। व्यक्तिगत डोनेट, इंडिविजुअल डोनेशन दिया था 10,000 रुपया, जो अंग्रेजी 1 रुपया खर्चा ना करें, इसके लिए 10,000 रुपया देता। क्योंकि इसको राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ इसको खड़ा करने के लिए, मतलब अलीगढ़ आंदोलन के लोग अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस के खिलाफ एक मूवमेंट बनाया जाए, कांग्रेस के पैलर में इसको मूवमेंट बनाया जाए। इसके लिए लॉर्ड नाथ ब्रुक ने 10,000 रुपया दिया। हाँ, जिसको इसका पर्पज यह था कि कांग्रेस के खिलाफ इसको खड़ा किया जाए। जैसे कांग्रेस इस समय आगे बढ़ रही थी, तो कांग्रेस के पैरेलल लाया जाए और कांग्रेस को बैलेंस किया। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी। ये कुरान की सही शिक्षा देने की बात करते हैं विद्या जी। ये करके अलीगढ़ मूवमेंट जो है मुस्लिम में आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते करते एक पक्षी हो जाते हैं और एक तरीके से अंग्रेज इनका कांग्रेस के विरोधी के रूप में यूज करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? लेकिन शुरुआत में विरोधी थे नहीं, लेकिन होता है ना कि जब आप एक बार विशेष के लिए लगातार काम करते हो तो धीरे धीरे आपका टेम्परामेंट चेंज हो जाता है। ये था। इसके बाद एक और दो आंदोलन और लिखेगा, देवबंद मूवमेंट, देवबंद आंदोलन, देवबंद, देवबंद आंदोलन, देवबंद। कासिम ननौती, ननौती, कासिम ननौती और राशिद अहमद गंगोही, रशीद अहमद गंगोही, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। कासिम ननौती और रशीद अहमद गंगोही, रशीद अहमद गंगोही, इन दोनों लोगों ने मिलकर बनाया। इसका बेसिक पर्पस था कुरान की सही शिक्षा दी जाए, टू प्रोवाइड ट्रू एजुकेशन ऑफ कुरान, कुरान की सही शिक्षा दी जाए। अंग्रेजों के विरोधी थे लोग, अलीगढ़ के खिलाफ भी थे, ये कांग्रेस के सपोर्टर थे और एक तरीके से ये अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजों के विरोधी थे। ये सैयद अहमद का भी विरोध करते हैं लोग। क्लियर? तो ये कांग्रेस के सपोर्टर थे, कांग्रेस के लोग सपोर्टर थे और अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजों के कभी विरोधी थे लोग, देवबंद वाले। क्लियर? और राशिद अहमद गंगोही, इनका भी था कि जो भी नए नए परिवर्तन आ गए हैं जिससे मुस्लिम में भी वो हो रहा है, उनको दूर किया जाए और कुरान की सही शिक्षा लोगों को प्रोवाइड की। इस संदर्भ में बना था देवबंद स्कूल, कि जो जो नए परिवर्तन हो गए हैं, जो कमियां आ गई हैं, उनको दूर किया जाए और सही एजुकेशन कुरान का क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। ये लोग कांग्रेस के सपोर्टर थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थे। ये लोग सैयद अहमद का भी विरोध करते थे।
एक आंदोलन है अहमदिया आंदोलन, अहमदिया। अहमदिया आंदोलन। देखिए गुलाम अहमद का है, फाउंडर है गुलाम अहमद। 1889 में 9 में इसका हुआ, 1889। गुलाम अहमद। गुलाम अहमद इसके फाउंडर थे। ये भी था कि मुस्लिम को आधुनिक डेवलपमेंट किया जाए, नियमों को उदार बने, ये भी मुस्लिम धर्म के विकास के लिए था, पर्टिकुलर इनका भी पर्पज था मुस्लिम धर्म के विकास के लिए। ये अपने को ईसा मसीह और कृष्ण का अवतार मानते थे। ये कहते थे कि मैं ईसा मसीह और कृष्ण का अवतार हूं। गुलाम अहमद सुधारक अपने को मानते थे, ये कृष्ण के अवतार के रूप में, कृष्ण और ईसा मसीह के अवतार के रूप में भी अपने को मानते थे। क्लियर। इस तरीके से मुस्लिम धर्म में भी सुधार, लेकिन कोई ऐसा सुधारक नहीं हुआ जो सबको लेके चल पाए। आप देखो एक चीज ध्यान दो, चाहे हिंदू धर्म में रहा हो चाहे मुस्लिम धर्म में, सब कुछ वर्ग, इसीलिए हर जगह एक प्रकार का सुधार दिखाई, क्योंकि ऐसा कोई नहीं हुआ जो पूरे देश को एक प्रकार का, सब कोई क्षेत्र विशेष एक एक एरिया में लोग सिमट के रह गए। चाहे मुस्लिम में भी पूरे मुस्लिम का कोई सुधारक नहीं बन पाया, हिंदू में भी कोई पूरे हिंदू को सुधारक के रूप में नहीं आ पाया, एक वर्ग विशेष तक सभी लोग सिमट के रह गए, शहरी स्वरूप बना रह गया। इन्हें यह था कि धीरे धीरे चेतना जगी, अवेयरनेस आई, और जिसका फायदा आगे हमें राष्ट्रीय आंदोलन में दिखाई देता है। नहीं, उनका उनका पर्पज ही कहता मानव सेवा करे, उनका पर्पज ये, एक साथ देखिए, एक साथ तो कोई लेके नहीं चल सकता। आज आप जिसे जिसे भगत सिंह या जो भी हो, आज आप जिसे करते हो, उस समय उन्होंने मानव सेवा को बल दिया, जो जीवन था, लंबे जिए भी नहीं, ठीक है, मानव सेवा करते, एक साथ तो आज भी लेके नहीं चल सकते। आज भी बहुत लोग हैं जो जानते ही नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला कि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, आप कुछ कर, इतने मैगजीन क्यों निकाल लेते हैं लोग, या जैसे मासिक पत्रिका, अभी इन्हीं को देखिए, सर सैयद अहमद तहजीब उल अखलाक क्यों निकालते हैं, सभ्यता और नैतिकता, वो बताना चाहते हैं कि सभ्यता क्या है, नैतिकता क्या है। हर महीने लोग पढ़ें, लोग जाने, साइंटिफिक सोसाइटी बनाते हैं, अलीगढ़ कॉलेज बनाते हैं, जितने लोग दिखे, जितने बड़े रिफॉर्मर हुए सब कॉलेज बनाए, सब मैगजीन खोलते हैं, क्योंकि इससे लोग, सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप लाख अच्छा दो, लेने वाला तो हो, आप अपनी बात पहुंचाएं कैसे। आप समझ रहे मेरी बात, तो ये अपने आप में बड़ी बात थी। तो समाज को अवेयर करना ये बहुत बड़ी बात। आप देख लो, आप जब पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, स्वदेशी से ज्यादा मास आया नॉन कॉपरेशन में, उससे ज्यादा क्या आया इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। क्यों? क्योंकि लोग धीरे 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 जागृत हुए। जागृत करना बड़ा काम है। कांग्रेस को गांधी का योगदान क्यों करते हैं कि गांधी ने कांग्रेस को मास मूवमेंट बना दिया। 1920 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी ने वर्किंग कमेटी बनाई। भाई मॉडरेट की आलोचना हम इसीलिए करते हैं ना कि मॉडरेट क्या करते थे, साल में एक बार मिलते थे और चले जाते थे। इन्होंने इस भ्रम को तोड़ा, एक वर्किंग कमेटी बनाई जो साल भर काम करेगा, मेंबरशिप को बढ़ावा दिए, और कहते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी ने कांग्रेस के कैरेक्टर को ही क्या कर दिया, बदल दिया। अब कांग्रेस जनता से धीरे धीरे क्या हो गई, जुड़ गई, जिसका फायदा आप देखिए तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें दिखाई देता है। तो ये धीरे धीरे लोगों को अवेयर करना भी बड़ी बात। भाई जब गांधी पे आरोप लगता है कि गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों लिया, तो गांधी का जब व्यू आप बिपिन चंद्र पढ़िएगा तो क्या कहते हैं कि गांधी जी का पहला और आखिरी टारगेटेड मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी कहते हैं कि अगर हमारे तरीकों को मानोगे तो एक साल में क्या मिलेगा, स्वराज मिल जाएगा। गांधी का पहला और अंतिम लक्ष्य आधारित मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी कहते हैं कि अगर हमारे तरीकों को मानो तो विद इन 1 ईयर स्वराज मिल जाएगा। एक साल क्या 2 साल बीत गया, अंग्रेज कुछ देने के लिए तैयार नहीं थे। तो आम आदमी के परिवार है, आम आदमी, भीड़ कम होने लगी थी, लोगों में निराशा की भावना आंखों में दिखने लगा था। और आपको पता है नेता तभी है जब भीड़ हो। अंग्रेज को भी ये बात दिख रही थी कि अपने आप आंदोलन खत्म हो जाएगा, जब भीड़ खत्म तो आंदोलन खत्म। क्या करेंगे आप, बैठ जाइए, आपके पीछे एक आदमी भूख हड़ताल पे नहीं है तो क्या करेंगे आप, पुलिस आएगी उठा के।
अगर 50,000 लोग आ जाए तो हिम्मत है कुछ बोलने की? नहीं बोल सकते। तो अब जब नेता, तो ये गांधी ये देख रहे थे कि लोग निराश हो रहे हैं, भीड़ कम आ रही है। गांधी भी मौके की तलाश में थे कि इज्जत बचा लो। अंग्रेज भी तो यही काम करते थे, हारो तो हाथ मिला लो। गांधी को भी लगने लगा कि अभी जनता धीरे धीरे निराश हो रही है और काम करने की जरूरत है, आंदोलन को वापस लो। मौका दिला दिया चौरी चौरा। चौरी चौरा के आधार पे इनका इज्जत भी रह गई कि सबसे बड़ी बात है वायलेंस हो रहा था, वायलेंस हम चाहते नहीं, वापस ले लो। अब इसको और लोग समझ नहीं पाए, नहीं गांधी इस बात को समझते थे। गांधी की स्टडी का रुको, मजबूत हो, फिर आगे बढ़ो। तो उसी स्टेप का एक पार्ट था आंदोलन को वापस लेना। क्योंकि देखिए आम आदमी आंदोलन के लिए नहीं बना, वो भी भारत जैसे देश में जहां खा पी के सोने की आदत है। यहाँ आदमी 2 दिन 4 दिन 5 दिन जाएगा, फिर बोलेगा अरे फर्जी कोई होने वाला नहीं, चलो किनारे हो। लोग, क्योंकि हम मध्यम मार्गी लोग हैं। हमने पहले क्या बोला, गौतम बुद्ध की धरती है, यहाँ क्रांतिकारी काम हम लोग, ये खूनी ये सब काम हम लोग, सामान्य लोग हैं, सामान्य तरीके से चीजों को समझने वाले लोग हैं। देखिए इसलिए हमारे यहाँ आंदोलन चला, और 85 में कांग्रेस बनी, 47 में भारत आजाद हुआ। लक्ष्य भी हमारे धीरे धीरे आगे बढ़े, स्वशासन, स्वराज, कंप्लीट स्वराज, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। एक साथ हमने नहीं बनाया, धीरे धीरे। क्योंकि हमारे तो ऐसे में ऐसे लोगों को लंबे समय तक आप भीड़ लाना भी बहुत बड़ी बात है। लोग को निकाला, भीड़ नहीं होगी तो आप नेता कैसे, कहा पुलिस कुछ भी कर सकती। तो ये आसान काम नहीं था। तो गांधी का तो ये स्ट्रेटजी समझिएगा। तो सबसे पहले जितना ही मैगजीन, दयानंद सरस्वती, इन लोगों ने अवेयरनेस लाई, जिससे धीरे धीरे जनता को समझ में आना चालू हो गया, जिसका परिणाम हमें दिखाई देता। पॉइंट क्लियर? अब कुछ कानून लिख लीजिए जो पूछा जाता है। एक तो मैंने बता ही दिया है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा, आपको पता ही है। दूसरा लिख लीजिएगा, हिंदू विधवा हिंदू रिमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया। गवर्नर था लॉर्ड केनिंग। 1856 में आया था वीडियो रिमैरिज एक्ट। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, वीडियो रिमैरिज एक्ट 1856, केनिंग, लॉर्ड केनिंग। ये लॉर्ड केनिंग कौन है बताइए इसके बारे में? अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय। लॉर्ड केनिंग को कहते हैं कि अंतिम गवर्नर जनरल भी है और प्रथम वाइसराय। क्लियर? अब इसके बाद मुद्दा ये आता है कि और कौन कौन से एक्ट लिखिएगा, एक और एक्ट लिखिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट, देसी नेटिव मैरिज एक्ट लिखिएगा। नेटिव मैरिज एक्ट आया 1872 में, 1872 में। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक वाइसराय थे, वही जो 10,000 रुपया दिया था। याद रखिए, पूछ सकता है कहीं भी कि व्यक्तिगत डोनेशन देने वाला है, यही है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। इसमें इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह को मान्यता दे देगी, अंतरजातीय विवाह को मान्यता दे देगी। एक आता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसका तिलक ने विरोध किया था। लिख दीजिएगा, तिलक, ये आईएएस में आ चुका है क्वेश्चन। तिलक ने इस एक्ट का विरोध किया 1891 में। बता रहे, विवाह की आयु 12 वर्ष कर दी गई थी न्यूनतम, लड़कियों के लिए 12 वर्ष न्यूनतम विवाह की आयु कर दी। तिलक ने इसका विरोध किया था। तिलक ने विरोध क्यों किया था कि तुम कौन होते हो हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने वाले? ये आईएएस में आया कथन कारण में। तो एक्ट का तिलक ने विरोध किया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट का, याद रखिएगा। तिलक ने इसका विरोध किया था कि आप कौन है हमारे मामले में सुधार करने। इसमें गवर्नर है लॉर्ड लैंसडाउन, लैंसडाउन।
लैंस डाउन, ये गवर्नर है। इसके बाद आता है शारदा एक्ट, शारदा अधिनियम 1930, शारदा अधिनियम, ये यूपी कई बार पूछता है। शारदा अधिनियम 1930, इस समय गवर्नर कौन है? इरविन। इसमें 14 और 18 वर्ष विवाह की आयु कर दी गई। विवाह की आयु 14 और 18 वर्ष। बन क्लियर? शारदा अधिनियम खूब पूछा जाता है, ये आता है, इसको किया गया। ये कुछ एक्ट बने थे जो याद रखिएगा। एक नाम लिखिएगा, विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित, इन्होंने बीडो मैरिज एसोसिएशन बनवाया था। लिखिएगा, बीडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की 1850 के दौर में, बीडो मैरिज एसोसिएशन। हाँ, बीडो मैरिज एसोसिएशन ये बनाया। क्लियर? विष्णु शास्त्री पंडित 1852 बताया ना। क्लियर है? ये कुछ याद रखिएगा, कुछ नाम पूछता है। जैसे डीके कर्वे हैं, ये भी महिला शिक्षा के लिए काम करते हैं। डीके कर्वे लिखिएगा, ये भी महिला शिक्षा के लिए काम किए हैं, महिला विश्वविद्यालय बनवाए। डीके कर्वे, ये भी महिला शिक्षा और महिला विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय बनवाते हैं, वुमेन एजुकेशन के लिए काम करते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर भी विधवा के लिए काम करते हैं। अगर विधवा ना दिया हो तो महिला शिक्षा मारिए, अगर विधवा दिया हो तो ठीक है, नहीं तो महिला शिक्षा मारिए, जो ऑप्शन में आ जाए। तो ये सभी लोग सुधारक थे जिन्होंने मिलकर काम किया। अब कुछ जनजातीय मुद्दे रहे जो इस दौरान हुए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कारण तो मैं सब बता चुका हूं, वो भी लिख लीजिए। कल आपने कह रहे थे तो आप लिख लो, उसको भी लिख लो, जो जो हुआ, जो मेजर मेजर जान लीजिए। पहला तो जान लीजिए सन्यासी विद्रोह, 70 से 80 के बीच में हुआ सन्यासी। इसी दौर में हुआ वारन हेस्टिंग्स का जो काल था 70 बंगाल में, 70 से। इसका जो बेसिक याद रखेगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख मिलता है। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में इसका वर्णन है। सब क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया। एक विद्रोह चला था फकीर विद्रोह, फकीर, ये भी बंगाल में ही था, इसी दौर में था, 77 के दौर में फकीर विद्रोह, ये भी बंगाल में हुआ था। फकीर देख लीजिएगा, फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ। मजमून शाह लीडर थे, मजमून शाह, हाँ, बंगाल में 78 के दौर में मजमून शाह लिख लीजिएगा। इसके बाद चिराग अली शाह, यही पूछा जाता है, नाम ही देते हैं प्रीलिम्स में। मजमून शाह, चिराग अली शाह इसके लीडर थे। कुछ हिंदू नेताओं ने भी इसको सपोर्ट किया था। लिख लिया, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, हिंदू लीडरों ने भी इसको सपोर्ट किया था। भवानी पाठक और देवी चौधरानी, भवानी पाठक और देवी चौधरानी हिंदू लीडर थे जिन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया।
क्लियर। एक लिख लीजिएगा बहावी आंदोलन, 1820 से 70 के दौर में चला बहावी। ये मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम भी के रूप में देखते थे इसको। अब्दुल वहाब थे, भारत में था सैयद अहमद राय बरेलवी। बहावी सैयद अहमद राय बरेलवी, सैयद अहमद राय बरेलवी। यही 1820 से 70 के दौर में, एक डेट नहीं मिलेगा कि हमारी मतलब इसी दौर में हुआ। एक लिए कूका आंदोलन, कूका, पंजाब में कूका, कूका, ये भी कूक पूछा जाता, पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन। 60-70 का दौर है, 1860-70 के दौर में। भगवत जवाहर मल इसके लीडर थे, भगवत जवाहर मल। भगवत जवाहर मल एक मराठों के एरिया में हुआ था रामोसी विद्रोह 1822 में, रामोसी। मराठों क्या काम करने वाले लोग थे, मराठे बर्बाद हो गए थे, भी विद्रोह किया 1822 के दौर में, रामोसी विद्रोह। उमा जी इसके लीडर थे, उमा जी। उमा जी, उमा उमा। एक विद्रोह हुआ पाइक विद्रोह उड़ीसा में, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। पाइक, पाइक विद्रोह लिख लीजिएगा, उड़ीसा में। जगबंधु इसके लीडर थे, जगबंधु। इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी सेना को पराजित करके पुरी पे अधिकार कर लिया। पुरी, जो पुरी जान रहा ना, पुरी पे इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया था, अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। ये बेसिकली पाइक थे कौन, ये सैनिक थे जो लगान मुक्त भूमि का उपयोग करते थे, फ्री टेक्स लैंड यूज करते थे लोग। यही सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया था, पाइक, और पुरी पे कंट्रोल कर लिए थे। इसके नेता था जगबंधु, जगबंधु। एक विद्रोह था पालीगर, जो तमिलनाडु में हुआ था, देखिए पालीगर, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के जमींदार थे, पालीगर। आदिवासियों में बड़ा फेमस है संथाल विद्रोह। बताइए, कारण वही है भूमि का जो मैं बता चुका हूं आपको, बस आपको लीडर बता दे रहा हूं। संथाल विद्रोह, कारण हमने डिस्कस किया था, संथाल विद्रोह। सिद्धू और कान्हू लीडर है इसके। 1855-56 का दौर है। सिद्धू और कान्हू इसके लीडर हैं। ये भागलपुर से राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, इसी के बीच में हुआ था। आदिवासी थे जो भागलपुर से राजमहल की जो पहाड़ियां हैं झारखंड बिहार, उसी में इन लोगों ने किया था, संथालों ने। एक विद्रोह यहीं पे कोल विद्रोह भी हुआ था इसी दौरान। रांची, सिंहभूम, झारखंड वाला जो एरिया, यहीं पे कोलों ने भी विद्रोह किया था। कोल, कोल, कोल विद्रोह, ये भी रांची झारखंड वाला एरिया था, जो भूमि बंदोबस्त के खिलाफ था। ये भी कोल विद्रोह हुआ था।
1778 के दौरान में एक विद्रोह था, पहाड़िया विद्रोह। ये भी झारखंड में हुआ था, पहाड़िया, राजमहल की पहाड़ियों में हुआ था पहाड़िया विद्रोह। 1778 के दौर में, 70-80 के दौर में। जैसे जैसे मैं बताऊं ना, जैसे जैसे अंग्रेज इनके भूमि बंदोबस्त में आने लगे, वैसे वैसे धीरे धीरे ये लोग, अब विद्रोह एक दिन में तो होगा नहीं कि गए फीता काम दिए, ये तो चलेगा 10 साल, 20 साल, 30 साल, जब तक कि पकड़े ना जाए। तो ये संथाल कोल, जो सबसे फेमस रहा, लीजिए मुंडा विद्रोह, जो सबसे फेमस रहा, जो आपके पूछने का चांस है, मुंडा, जो 1893 से 1900 के बीच में झारखंड रांची वाले एरिया में, मुंडा, मुंडा विद्रोह 1900 के बीच में हुआ था। बिरसा मुंडा इसके लीडर थे, जो भी बड़ा फेमस रहे, चर्चा में रहे, बिरसा मुंडा। इसी को उलगान मूवमेंट भी कहते हैं, उलगान, उलगान विद्रोह भी था। ये यही था सामूहिक खेती के खिलाफ, मैंने बताया भी था, खुटकुट्टी एक परंपरा थी इनकी, सामूहिक खेती करने की। अंग्रेजों की भूमि बंदोबस्त के कारण वो परंपरा क्या हो गई, टूट गई, जिसके लिए इन्होंने किया था खुटकुट्टी परंपरा के खिलाफ, सामूहिक खेती थी, इस परंपरा के खिलाफ इन्होंने किया। क्लियर। ये इनके एक खांसी विद्रोह लिख लीजिएगा, खांसी, है? ये सामूहिक खेती, ज्वाइंट फार्मिंग था, इनकी परंपरा थी सामूहिक खेती करना। ये भी कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, ये खांसी विद्रोह, नॉर्थ, इसमें राजा तीरथ सिंह इसके लीडर थे। राजा तीरथ सिंह इसके लीडर थे। खासी जनजाति है ना मेघालय में, गारो खासी जनतिया, उसी एरिया में हुआ। एक विद्रोह है असम में, लिख लीजिएगा, अहोम विद्रोह, अहोम, असम में अहोम विद्रोह, लीडर थे गोमधर कुंवर। असम में अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर, कुंवर। इतना याद रखिएगा तो कहीं ना कहीं नाम आपको मिल जाएगा, झारखंड, बिहार, दो चार नाम भी, जैसे गोमधर कुंवर असम वाला याद रखिए, कूका आंदोलन पंजाब वाला याद रखिए, दो चार नाम याद रखिएगा तो क्रम मिलाने के लिए आपको यही आता है, मिलाने के लिए मिलाइए तो आपको काम चल जाएगा। और कारण तो सब वही है, अंग्रेजी भू बंदोबस्त की नीतियां, आदिवासियों के मामले में हस्तक्षेप करना, ये रीजन रहा, जो रीजन मैंने बताया था शुरुआत के क्लास में। यहाँ याद करने वाला जो होता है, क्वेश्चन बताओ, 5-6 आंदोलन के दिवस, जिसे उलगान है, मुंडा, झारखंड, तो ये क्या करते हैं, दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, या तो क्षेत्र दे देंगे मिलाने के लिए, एरिया दे देंगे, जैसे बंगाल, बिहार, झारखंड ऐसे दे दिए, तो पंजाब वाला याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट वाला याद रखिए, और जो कुछ ना आए तो झारखंड, बिहार, बंगाल, कॉमन वही रहा। कुछ अलग अलग रहे उनको दिमाग में रखिए, कुछ नाम जो है दिमाग में रख लीजिए, एक दो चार, जैसे उलगान का बिरसा मुंडा, राजा तीरथ सिंह खासी विद्रोह का याद रखिए, गोमधर कुंवर अहोम का याद रखिए, तो 4-5 नाम याद रखेंगे तो एक न एक फिट कर जाएगा, तो मिल जाएगा। सब याद, बोले दो चार बार देख लेंगे तो दो चार नाम भी फिट हो गया, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो आते हैं इसी पैटर्न पे आते हैं, और यही बचता है। कारण तो पूछेंगे तो कारण तो सबको पता है कि कारण वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो जो प्रीलिम्स का टॉपिक आता है यही आता है। तो लगभग हमने समाज सुधार के एक्ट आपको बता दिया, जिसमें एज ऑफ शारदा एक्ट से लेके एज ऑफ कंसेंट एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह, जो जो काम किए, लगभग 1857 के पहले का एरिया हमने आपको बता दिया। अब हमें बताना है रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह और उसके कारण क्या क्या परिणाम रहे, ये इतना अगर तैयार करते हैं तो लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको, चाहे आप पुराना लगाइएगा भी तो आपको देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाइएगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मैक्सिमम, मतलब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। कोई डाउट हो तो बताइए, आप आपके एंगल से कोई डाउट हो तो बताइए। क्या
नहीं, इसलिए मिलता है ना, मैं आपको रीजन क्या बोला, डेट पढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि यार एक दिन में तो होगा नहीं। तो जनरली जो भाई जो साक्ष्य मिलता है उसी के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। तो 70 से 80 कर दिए, 80, तो एक जनरल देखिए, समझिएगा मेरी बात, 10-20 साल का अंतर में समझ, जैसे सन्यासी और फकीर विद्रोह, ये दोनों वारन हेस्टिंग्स के समय का है। तो आपको पता है वारन हेस्टिंग्स का समय क्या है, 70 से 80 वाला दौर है, वहीं आएगा। ठीक है, तो जो आप ऐसे याद करेंगे, डेट पढ़िएगा तो भूल जाइएगा। अब देखो उस किस एरा की बात चल रही है, जैसे जो संथाल वाला 1850 के बाद का है, 55-56 वाला मामला है। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो आपको पकड़ लेंगे, याद करेंगे तो डेट तो अलग अलग हो जाएगा ना, क्योंकि यार एक साथ कोई 20-20 साल चला है, कोई 30-30 साल आंदोलन चला, कोई उद्घाटन तो है नहीं या यार डेट लगा दिए, तो आंदोलन है, चल रहा है। जब तक अंग्रेज दबाए, मूवमेंट कभी खत्म कहाँ होता, मूवमेंट तो चलते रहते हैं ना, बस उसकी तीव्रता खत्म हो जाती है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, मूवमेंट तो चलते रहते हैं। तो ये इसलिए डेट वाला है, इसलिए मैंने क्या बोला, डेट पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या बोला, एरिया जानिए और लीडर जानिए, ये दोनों होगा तो आप पकड़ लेंगे। ये इस समय की बात है तो ये समय पहले है, ये समय बाद में होगा। फिर कुछ चीजें आप ये सब अनुभव कब मिलेगा, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे। याद रखिएगा, अब जिसे जितना पढ़े हैं मैं बार बार कहूंगा, क्वेश्चन लगाइए, खूब क्वेश्चन लगाइए, मेंस के आईएएस के जितने क्वेश्चन आए हैं पीवाई, और सबसे ज्यादा पीवाई टू लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 90 से लीजिए जितने इतिहास में आए हैं, तो यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और दोबारा कभी गलती भी नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका 10-20 बार यूज हो जाएगा। तो 90 से जितने, भाई हिस्ट्री में तो कुछ चेंज होगा नहीं, जो है 10-20 साल के क्वेश्चन लगाइए, चारों ऑप्शन को देखिए, ये है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं। तो एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और सिलेबस आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। और फिर मान लीजिए कोई क्वेश्चन बाहर, मतलब 80% से एक्यूरेसी आपकी आ जाएगी, और 80-82% अगर एक्यूरेसी आ गई तो प्रीलिम्स आपका रुकेगा नहीं। और मेंस के लिए तो ठीक है, मेंस का तो कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट तो आपको प्री वाला में स्टेट आता है जो नाम मिली, एक तो उस तरह का स्टेट पूछते नहीं, और जो पूछते हैं आप चाहो तो ऐसे। इसलिए आज मैंने ज्यादा लिखवाने पे जो मुद्दों था, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन था दे दूं आपको, जिससे आपको दिक्कत, जैसे ये राधाकांत देव को कई बार पूछते हैं, तो राधाकांत देव ना पूछ के संस्था पूछ दे, धर्म सभा। अब बताइए कौन सा विरोधी थी, राजा राम मोहन राय के, तो धर्म सभा थी, पूछ सकते हैं, इस तरीके से पूछ सकते हैं। मैगजीन तहजीब उल अखलाक हो गया, मिरातुल अखबार हो गया, इंडियन मिरर हो गया। अब ये चारों 5 मैगजीन दे दिए, नाम दे दिए, मिलाइए कि तहजीब व अखलाक किसकी है, इंडियन मिरर किसकी है, मिरातुल अखबार किसकी है, ये मिलाइए मैगजीन। तो आपको कल से 10-12 मैगजीन बता दिया, 10-12 किताबें जो आई हैं, अब इनमें से एक भी हिट कर गया तो क्वेश्चन मिल जाए। इसलिए याद नहीं किया जाता, बार बार देखा जाता है, बार बार देखिएगा तो धीरे धीरे आंख में गड़ने चालू हो जाएगा, और वो चीजें जैसे ही आएगा पकड़ लीजिएगा। याद वाद कहाँ होगा, याद करना भी नहीं चाहिए, कितना याद करिए। क्लियर, तो कल देखते हैं, जो भी होगा आप पूछिएगा 1857 का रिवोल्ट।